नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक फिलिन क्लास से भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वर्णमाला के स्वर टॉपिक का पूरा विश्लेषण देख चुके थे। आज हमको पढ़ना है व्यंजन। आज में पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन कहते किसको हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। अब अगर हम बात करें व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन को हम दो नामों से और जानते हैं। एक तो वर्गीय व्यंजन और दूसरा उदित व्यंजन। एक नाम इसका है वर्गीय व्यंजन और दूसरा नाम है इसका उदित व्यंजन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन को किन नामों से जाना जाता है, तो वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से अवश्य स्पर्श होती हो, तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब स्पर्श का मतलब होता है, जैसे हमारे हाथ है, हम इस व्हाइट बोर्ड को कैसे छूते हैं, इसका मतलब स्पर्श होता है। तो हमारी जो जिह्वा है, जब वो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग से टच करती हो तो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं। अब अगर हम बात करें 25 वर्ण की, कौन कौन से होते हैं? व्यंजन में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं? हमने जैसा कि पहले बताया 25 वर्ड होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। अगर हम इसको देखें कौन कौन से होते हैं वर्ड, तो हम एक तालिका बना लेते हैं। पहले ये हमारा हो गया वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब अगर हम बात करें वर्ग में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 और 5। एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा,
ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे 5 वर्ग हो गए। का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होता है, टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ता का उच्चारण स्थान दंत होता है और पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। देखिए ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य स्पर्श करती हो, वह स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन दो नामों से जानते हैं, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान की, तो का वर्ग कितने वर्ग हैं? टोटल 5 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो का वर्ग में कंठ, चा वर्ग में तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता का दंत और पा का ओष्ठ होता है। अब हम अगर बात करें स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वर्ण हो गए, 5 वर्ग हो गए, 5 उच्चारण स्थान हो गए। अब अगर हम इसमें बात करें तो अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर या नासिक। पंचमाक्षर और नासिक का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों को हमारे नाक के द्वारा बोला जाए वो पंचमाक्षर या नासिक के होती हैं। अब अगर हम बात करें इसमें खा वर्ड की, तो खा वर्ड को हम लोग बोलते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण। जिह्वा मूलीय वर्ण आपका खा वर्ण हो गया। अब अगर हम बात करें चा, छा, जा और झा की, तो इन वर्णों को हम बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इसी को हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए खा वर्ण को जिह्वा मूलीय, खा वर्ण के आगे जो है ऐसे विसर्ग लगा रहता है और एक वर्ड इसमें का भी आपका आता है, तो इसको हम बोलते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय का मतलब हुआ विसर्ग, आधा विसर्ग इसे बोलते हैं। देखिए पूरा विसर्ग जो होता है आपका ए और ए आपका विसर्ग का होता है, इसमें से हम आधा काट दें, इसमें से आधा काट दें, तो ये आपका होता है अर्ध विसर्ग, जिसे जिह्वा मूलीय बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं?
अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें हम, तो अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, या, वा, रा, ला। एक क्रम आपका संस्कृत में हो गया, माफ़ी चाहते हैं, हिंदी में हम देखेंगे ना, या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब हम अगर बात करें या और वा की, तो या और वा को हम बोलते हैं अर्धस्वर, रा को हम बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। अब प्रकंपित का मतलब क्या होता है? प्रकंपित का मतलब होता है कि जब हमारी जिह्वा जो है ये उच्चारण करे इस वर्ण का, तो उसमें कंपन पैदा हो। जैसे हम बोलें रा, रा अगर बोलेंगे तो हमेशा जो है रा कंपन के द्वारा होता है। इसको बोलेंगे हम प्रकंपित या लुंठित वर्ण। अब हम बात करें अगर ला की, तो ला हमारा जो है ये पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक। अब देखिए अंतस्थ का मतलब क्या होता है? जब हमारी जिह्वा के द्वारा जो वर्ण उत्पन्न हो वो अंदर से सीधे बाहर निकले। अंतस्थ का मतलब होता है अंत धन अस्त। अंत का मतलब होता है अंदर और अस्त का मतलब होता है स्थान। जब जिह्वा से ये वर्ण बोले जाते हैं या, रा, ला, वा, ये सीधे अंदर से सीधा बाहर निकलता है, तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब इसके आगे हमारा आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा श्वास की मात्रा लगे, वह हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। जैसे ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? शा, 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 जिसे शकार बोला जाता है। हाँ, यानी कि इस सा को हम बोलेंगे तालव्य सा, इस शा को हम बोलेंगे मूर्धन्य सा, इस सा को हम बोलेंगे दंत सा, और हा हमारा जो है यह स्वर तंत्रीय वर्ण है, और इसी को हम बोलते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य का मतलब होता है कंठ। कंठ से हमारा जो उच्चार होता है वो हा भी उसमें आता है, जो हमने शुरुआत में बताया अस्पर्श व्यंजन में का वर्ग। का वर्ग में ये भी आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब हम अगर बात करें शा को, शा, सा और हा की, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे सा, बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा और छोटा सा। लेकिन अब हमको ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। ऊष्म व्यंजन है आपका ये। अब ऊष्म व्यंजन के बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है सम धन युक्त। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त में होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है, हमने बताया सम धन युक्त। सम का मतलब होता है साथ और युक्त का मतलब जुड़ा हुआ। यानी कि जब किसी वर्ण के जन्म 2 वर्णों के योग से हुआ हो और वो दोनों वर्ण जो हैं अलग अलग हो, तब हमारा जाके संयुक्त होता है। अब अगर हम बात करें कि छा कैसे बना है, छा वर्ण, छा वर्ण, तो इसमें जो है छा वर्ण में का,
धन, इस सा को खट्टी सा नहीं पढ़ना है, हमने पहले बताया इसे मूर्धन्य सा होता है, ध्यान रखिएगा। का, धन, शा, का में हलंत हमेशा लगा रहेगा। और एक जो है इसमें एक प्रश्न बनता है, छा के पूर्व कौन सा वर्ण आता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि का ही आएगा, छा के पूर्व जो है का। अब हम बात करें अगर त्रा की, तो ता, धन, रा, ज्ञा की अगर बात करें हम तो जा, धन, ज्ञा। और सरा की बात करें तो सरा किससे बनता है हमारा, शा, धन, शा और धन, रा। इसे हम जो है बोलते हैं श्रा। और ऐसा कौन सा है, इस शा को हम अगर मूर्धन्य शा बोलेंगे तो ये कौन सा है, तालव्य शा। ध्यान रखेंगे इस चीज का। छा के पूर्व कौन सा वर्ण आता है, तो का आता है। अगर पूछता है त्रा में ता के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ता वर्ण आएगा। अब अगर हम बात करें एक और व्यंजन की, तो उसे बोलेंगे उपक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उसी को हम बोलते हैं नवीन वर्ण, उसी को हम बोलते हैं आगत व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला व्यंजन हमारा होगा उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण होता है, उपक्षिप्त का मतलब होता है चस्पा या चिपकाना, जिसे हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे आगत व्यंजन भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें द्विगुण व्यंजन की, कौन कौन से हैं, तो द्विगुण व्यंजन में हमारे डा और धा, ये दोनों हमारे उपक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। इस बात को ध्यान रखना है। डा और ढा सबसे पहले जो है तुर्की भाषा के शब्द थे, फिर ये अरबी भाषा में आए, फिर फारसी में आए, फिर हिंदी में आए। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तुर्की में आए, फिर अरबी में आए, फिर फारसी में आए, फिर जो है फारसी में आए। अब वर्तमान में ये जो है हिंदी का रूप ले लिए हैं, तो ये इनका क्रम था आने का हिंदी में। अब इसके बाद हम अगर बात करें अब इसके बाद अगर हम बात करें आगत व्यंजन की, तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन दो वर्ड होते हैं, कौन कौन से, जा और फा। ए होते नहीं, ध्यान रखिएगा, इनके आगे ए लगा होता है, तब ये आपके आगत व्यंजन कहलाएंगे। अब हम बात करें प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन। प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प का मतलब होता है कम वायु। जिस वर्ड को हम बोलें और हमारे मुंह से उस वर्ड की ध्वनियाँ बहुत धीमी गति से निकलें, तो हमारा ये अल्प प्राण होता है। अल्प मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु या शक्ति, इसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। महा का मतलब ज़्यादा और प्राण का मतलब वायु या शक्ति।
तो ये हमारे जो हैं अल्पप्राण और महाप्राण हैं। अल्पप्राण में हम लोग पढ़ते हैं 1, 3, 5 अंतस्थ व्यंजन और इसके साथ सभी स्वर, ये हमारे अल्पप्राण हैं। इसमें 24 ऊष्म व्यंजन, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन और उसके साथ सभी स्वर जो हैं ये हमेशा आपके अल्पप्राण होंगे। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन ये आपके महाप्राण होते हैं। आइए इसको हम थोड़ा ट्रिक बेस से देख लेते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण को। ये हमारी जो है हथेली होती है, दिख रहा है हमसे, ये हमारी हथेली हो गई। अब हथेली में हमारे 5 उंगलियां होती हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां ही होती हैं, किसी की 6 भी होती हैं, लेकिन हमको 5 से ही मतलब है। तो इसमें ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अब हम देख लेते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा दूसरा और ये हमारा चौथा। हमने बोला प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला मतलब ए अल्प हो गया, तीसरा मतलब ए अल्प हो गया, एक सेकंड, वैसे लिखेंगे तो नंबरिंग से दिक्कत होगी, इसलिए अल्प, महा, अल्प, महा और अल्प। अब ध्यान दीजिए, हमारी जो उंगली हैं एक अल्प है, एक महा है, एक अल्प है, एक महा है, फिर एक अल्प है। अब ये हमारे 5 हैं। हमने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखते हैं पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है। पहले का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारा जो है पूरा 25 वर्ण हो गए हमारे 5 वर्ग के। पहला वर्ग का, दूसरा चा, तीसरा टा, चौथा ता और पांचवा पा। अब हमने बताया 135 अंतस्थ व्यंजन। अब हम बात कर लें अंतस्थ व्यंजन की, अगर तो हमारा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला और वा है। अब अगर हम बात कर लें सभी स्वर की, तो सभी स्वर। अब अगर हम बात करें महाप्राण की, महाप्राण में 24 ऊष्म महाप्राण, इसी में हमारा महाप्राण भी हो गया। दूसरे वाले उंगली पे शा, खा, शा, हा। अब देखिए इसको समझना है, केवल पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमेशा जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये हमारे अल्पप्राण हो गए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन ये हमारे
महाप्राण हो गए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा ज जो है वो क्या है, तो हम गिनेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसी उंगली पर रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला और तीसरा और पांचवा। तो ज की बात हमने की, चा, छा, जा, हमेशा जा जो है वो अल्पप्राण होगा। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए आप, पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली पे अल्पप्राण जा। इस चीज़ को हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर ये चीज़ आप कंठस्थ करते हैं तो ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, अल्प में ही इसी अंगूठे पे 11 लावा भी रहेगा और सभी स्वर भी रहेंगे। ये आपके अल्पप्राण और महाप्राण हो गए। अब इसके आगे आपका आता है अघोष और सघोष, जिसे हम बोलते हैं नाद एवं आवाज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नाद एवं आवाज के आधार पर व्यंजन, नाद एवं आवाज के आधार पर व्यंजन। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सघोष, सघोष को ही हम बोलते हैं घोष। दूसरा हो गया अघोष। अब अगर हम बात करें अघोष और सघोष की, तो देखिए, अघोष का मतलब होता है कि हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो तो हमारा अघोष होता है। सघोष की अगर बात करें हम, तो श मतलब शहित और घोष मतलब झंकृत, जिसे बोलते वक्त हमारी ध्वनियाँ, हमारे वर्ण जो हैं वो झंकृत होते हुए निपात में निकले तो हमारा सघोष या घोष होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। हमेशा जो है सघोष और अघोष में जो है, ध्यान दीजिएगा, सघोष और घोष की, सघोष को घोष भी कहा जाता है। अगर हम बात करें सघोष और घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, एक बात। दूसरी बात अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरी बात हा, और चौथी बात इसी में आपका सारे स्वर भी आएंगे, सारे स्वर भी आएंगे। अब बात करें अघोष की, पहला वर्ण, सॉरी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, साथ ही साथ संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में तीनों सा आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हम देखते हैं सघोष अघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन हा और सारे वर्ग स्वर। अघोष में पहला, दूसरा और साथ ही साथ संघर्षी व्यंजन तीनों सा, मूर्धन्य, तालव्य और दंत सा। अब अगर हम बात करें सघोष किसे कहते हैं, सघोष का मतलब होता है, सा मतलब होता है साथ, और झंकृत परे, घोष मतलब होता है झंकृत करना या फिर झंकार। तो ये आपका जो होता है सघोष या घोष हो गया। अघोष में आ मतलब नहीं, घोष मतलब झंकृत होना। जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारे मुख से कोई झंकार ना निकले वो हमारा अघोष वर्ण होता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं, किस तरीके से हमको याद करना है, उस बात को हम देखेंगे। ये आपका तो था सघोष अघोष पे। अब देखिए
ये हमारे हाथ की उंगली है 5। अब देखते हैं इसमें हमने बताया था अघोष में 1 3 अघोष में हमने बताया था 1 और 2 साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। अब देखिए इसमें हम लिख लेते हैं वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और माँ। ये हमारे 5 वर्ण हो गए। अब 5 वर्ण में पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के साथ क्या क्या आता था? तीनों शा आते थे, शा, शा, शा। अगर अब हम बात करें वर्ग 3 और 4 और 5 की, तो इसमें हा वर्ग प्लस या, रा, ला, वा प्लस सभी स्वर। अब हम अगर बात करें 1 नंबर और 2 नंबर की उंगली की, तो इनको हम बोलते हैं अघोष। इनको हम बोलते हैं अघोष और इन वर्गों को हम बोलते हैं श, घोष या फिर घोष। ध्यान दीजिएगा, अघोष पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो हमारा सघोष होता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे अगर पूछ लिया डा का, डा जो है वो सघोष है कि घोष है कि अघोष है, सॉरी सघोष और घोष है कि अघोष है, तो हम देखेंगे टा, ठा, डा, डा। इस उंगली पे अगर डा आपका आया तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर का मतलब ही हुआ कि हमारा घोष या सघोष होता है। घोष और सघोष में हमेशा हम हा, या, रा, ला, वा और सभी स्वर का इस्तेमाल करेंगे इन 3 उंगलियों पे, इस पे। और अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो इस पे जो है तीनों सा होगा। ये आपका रहा नाद एवं आवाज के आधार पर व्यंजन। अब इसके बाद हमारा आता है वर्णों का उच्चारण स्थान, कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंठ से। तो कंठ से हमारा सबसे पहले आएगा क्या क्या? छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ, बड़ा आ का मतलब हुआ ह्रस्व आ और दीर्घ आ। इसके साथ साथ पूरा का वर्ग, जिसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, दोनों आ हो गए, का वर्ग हो गया, साथ ही साथ हा हो गया, और इसी के साथ विसर्ग हो गया, विसर्ग। ये हमारा विसर्ग है। कंठ में आ, ह्रस्व आ, दीर्घ और का वर्ग प्लस हा और विसर्ग, इतने वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं। अब हम बात करें ताल की। अगर ताल में हम देखें तो लिखते क्या है हम लोग संस्कृत में? इचु यशा नाम तालु। अब इचु यशा नाम तालु का मतलब ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई प्लस चा वर्ग
ह्रस्व ई, दीर्घ ही, ई और चा वर्ग इसके साथ ही साथ आएगा या, और इसी के साथ आएगा शा, जिसे तालव्य शा बोलते हैं ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, ये आपका तालु में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं दंत की। अगर हम बात करें दंत में, तो इसको जो हम बोलते हैं ऋतु लशा नाम दंता, तो इसमें जो है ली धन तावर्ग धन री तावर्ग और ला और शा, ये आपका दंत सा है। तावर्ग का मतलब हमेशा ध्यान रखें, ता, था, दा, धा और ना तक मतलब पांचों वर्ड लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये दंत हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा की बात अगर हम करें, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अगर हम बात करें मूर्धा की, री प्लस टा वर्ग प्लस इसी के साथ साथ रा प्रकंपित वाला और ए मूर्धन्य शा, मूर्धा और मूर्धन्य शा। कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया और मूर्धा हो गया। अब इसके बाद एक बचता है उपधमानीय नाम ओष्ठव, यानी कि उपधमानीय नाम ओष्ठव। इसमें आपका आ जाएगा ह्रस्व ई, सॉरी ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पावर्ग साथ ही साथ माँ, ये आपके जो है ऊंट से बोले जाते हैं। फिर नासिक या नासिक्य वर्ड, नासिक वर्ड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? 5 हैं, अंगा, ञ, ड़ा, ना और मा। अंगा, ञ, ड़ा, ना और मा नासिक। लेकिन यहाँ पे भी आपको ता, था, दा, धा, ना पांचों, जैसे अगर एग्जाम में पूछा गया नासिक वर्ड निम्न में से हैं, हमने दे दिया छोटा उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, रा और ना, तो आपका ना होगा। अगर पूछा गया निम्न में से मूर्धन्य वर्ड है, री हो गया, ला हो गया, शा हो गया, ड़ा हो गया, तो आपका मूर्धन्य हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एदतौ कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, इसको हम बोलते हैं एदतौ कंठ तालु, ए और ऐ, ए और ऐ। अब इधर लिख लेते हैं एदतौ कंठ तालु। अब एदतौ कंठ तालु के बाद आपका आता है ओदतौ कंठ ओष्ठम, फिर कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। इसमें जो आपके वर्ड आएंगे ओ और आओ। अब कंठ ओष्ठ के बाद आपका आता है ओकारस्य दंत ओष्ठम, यानी कि दंत और ओष्ठ। दंत ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वर्ड वो एक ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं वा। अब इसके बाद आपका बचता है
नासिका अनुस्वार, अनुस्वार। इसमें आपका आएगा ए। अब अगर हम बात करें कंठ का मतलब क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण सीधे सीधे हमारे कंठ, कंठ का मतलब एक भाग, इससे हो, कंठ भाग से हो, उसे हम कंठ वर्ग कहेंगे, कंठ का उच्चारण स्थान कहेंगे। इससे बोलिए का, ख, ग, घ, अंगा, तेज मत दबाइएगा, धीरे धीरे से रखिए, केवल का, खा, गा, घा और अंगा। अब बात करें हम तालु की, जो हमारे तालु, तालु का मतलब होता है मसूड़े के ऊपर वाला तालु। ई ई ई ई च वर्ग च छ ज झ या और शा। दंत का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जीवा जो है सीधे दांत पे लगे, तो री, हमने बोला ता, ता बोल के देखिएगा, ता, था, दा, ध, ना। अगर हमारे दांत ना हो तो ये उच्चारण सही से ढंग से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं मूर्धा, री, टा वर्ग रा और मूर्धन्य शा। मूर्धा का मतलब होता है हमारी जीभ जो है वो सीधी रहे और पलट के वापस आ जाए, टा, यानी कि मुड़े उसके बाद नीचे गिर जाए, उसे कहते हैं मूर्धन्य। ऋतु रसा नाम मूर्धा जिसे बोलते हैं, री, टावर, रा और सा। ओष्ठ, अगर हमारे ओष्ठ ना हो, होंठ ना हो तो हम पावर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। उ उ उ उ पावर, पा, फा, बा, भा, मा। नासिक, नासिक का मतलब होता है नाक से जिसका उच्चारण हो, ञ, ञ, ड़ा, ना, मा। कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाए, ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ बोल के देखिएगा आप लोग। कंठ ओष्ठ की बात अगर हम करें, कंठ से भी हो और ओष्ठ से भी हो, ओ और औ, ओ औ, ओ औ ओष्ठ से। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से दांत भी आपका हो और ओंठ भी स्पर्श करे और दांत का भी जिह्वा से टच हो, तो ये एक ही वर्ड है वा। अब अनुस्वारस नासिक क्या नाम, अनुस्वार का चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं अनुस्वार। आज का टॉपिक यहीं पे आपका समाप्त होता है। वर्णमाला की आज समाप्ति हो चुकी है। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे शन। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।